नमस्कार। कभी सोचा है कि दूध अगर खुला रह जाए तो फट क्यों जाता है? या लोहे की कोई चीज बाहर पड़ी रहे तो उस पर वो भूरी सी परत, जंग जिसे कहते हैं, वो क्यों जम जाती है? हम्म। यहाँ तक कि हम जो सांस लेते हैं वो भी अपने आप में एक कमाल की प्रक्रिया है। इन सब रोजमर्रा के बदलावों के पीछे का विज्ञान क्या है? बिल्कुल। ये सब हमारी आंखों के सामने होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, मतलब केमिकल रिएक्शंस। अच्छा। आज हम इन्हीं के बारे में थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझेंगे कि ये होती क्या है, इन्हें लिखते कैसे हैं, और हाँ, ये कितने अलग अलग तरह की होती हैं। तो सबसे पहले ये सवाल उठता है कि हमें पता कैसे चलता है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है? मतलब क्या संकेत हैं? किताब में कुछ रोजमर्रा के उदाहरण भी दिए हैं। हाँ, जैसे गर्मियों में दूध का फटना, लोहे में जंग लगना, अंगूर का वो फर्मेंटेशन जिससे शराब बनती है, खाना पकाना, हमारा भोजन पचाना, सांस लेना, ये सब। ये उदाहरण बिल्कुल सही पकड़े आपने। इन सब में हम देखते हैं कि पदार्थ की जो शुरुआती हालत है या उसकी पहचान है वो बदल जाती है। इसे पहचानने के लिए हम कुछ खास बदलावों पे ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि पदार्थ की अवस्था बदल जाए, मतलब ठोस से द्रव बन जाए या गैस बन जाए। अच्छा। या फिर रंग में बदलाव आ जाए, कोई गैस निकलने लगे बुलबुलों के रूप में, या फिर तापमान बदल जाए, चीज गर्म या ठंडी हो जाए। तो ये एक तरह से जासूसी हो गई, इन संकेतों से पता लगाना कि अंदर कुछ केमिकल लेवल पे बदला है। हाँ बिल्कुल, ये उसके लक्षण हैं। किताब में एक क्रियाकलाप, एक एक्टिविटी बताई गई है, मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाना। सुना ये बहुत तेज चमकदार सफेद रोशनी के साथ जलता है। हाँ, जलता है। लेकिन जलाने से पहले उसे रेगमाल से रगड़कर साफ करने को क्यों कहा गया है? ये किताब में पूछा भी गया है। हाँ, ये अच्छा सवाल है और जरूरी भी है। देखिए, मैग्नीशियम जब हवा में रखा रहता है ना, तो उसके ऊपर हवा की ऑक्सीजन या कभी-कभी कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके एक हल्की सी परत बन जाती है। अच्छा। ऑक्साइड की या कार्बोनेट की। ये परत उसे आसानी से जलने नहीं देती, तो रेगमाल से रगड़ने पर ये परत हट जाती है। ओके। और फिर जब उसे जलाते हैं तो वो वाकई बहुत तेज, एकदम चकाचौंध करने वाली सफेद लौ के साथ जलता है और पीछे एक सफेद पाउडर जैसा पदार्थ छोड़ देता है। अच्छा, और ये सफेद पाउडर क्या चीज है? ये होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। और हाँ, इसमें सुरक्षा का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है, जैसे आंखों पर चश्मा पहनना और जलते रिबन से थोड़ी दूरी बनाए रखना। किताब में दो और एक्टिविटीज का जिक्र है। एक में जिंक, मतलब जस्ता, उसके दानों पर एसिड डाला जाता है। हाँ, जिंक और एसिड वाले में आप देखेंगे कि जिंक के दानों के पास से गैस के बुलबुले निकल रहे हैं। वो हाइड्रोजन गैस होती है। अच्छा। और साथ ही अगर आप परखनली को छुएंगे ना, तो वो गर्म महसूस होगी, मतलब तापमान बढ़ा है। इसी अभिक्रिया को पूरे वाक्य में लिखना, जैसे जब मैग्नीशियम को हवा में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ये तो काफी लंबा हो जाता है। क्या इसे छोटा करने का कोई तरीका है? जरूर है। पहला कदम है शब्द समीकरण लिखना, वर्ड इक्वेशन। ओके। जैसे इसी अभिक्रिया के लिए हम लिख सकते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जाते रहे मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें जो तीर का निशान है उसके बाईं ओर वो चीजें हैं जो अभिक्रिया करती हैं, अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स। ठीक है। और दाईं ओर वो जो बनती हैं, उत्पाद यानी प्रोडक्ट्स। तीर दिखाता है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है। और इससे भी छोटा? बिल्कुल, हम पदार्थों के नामों की जगह उनके रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम का Mg, ऑक्सीजन गैस का O2, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 परमाणु जुड़े होते हैं, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO। तो समीकरण बन गया Mg प्लस O2 जाते रहे MgO। ये कहलाता है रासायनिक समीकरण। लेकिन रुकिए, इस समीकरण में Mg प्लस O2, तीर के बाएं तरफ ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं O2 में, पर दाईं तरफ MgO में तो सिर्फ एक ही ऑक्सीजन परमाणु दिख रहा है। क्या ये गड़बड़ नहीं है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये समीकरण अभी संतुलित नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है। अच्छा। इसे कंकाली समीकरण कहते हैं, स्केलेटल इक्वेशन। विज्ञान का एक बहुत बुनियादी नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हाँ, सुना है। ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो कोई परमाणु बनता है ना ही नष्ट होता है, वो बस इधर-उधर जुड़ते हैं, उनकी व्यवस्था बदलती है। मतलब जितने परमाणु हर तत्व के अभिक्रिया शुरू होने से पहले थे, उतने ही अभिक्रिया खत्म होने के बाद भी होने चाहिए। परमाणु कहीं गायब नहीं हो सकते। सही बात है।
इसीलिए समीकरण को संतुलित करना, बैलेंस करना बेहद जरूरी है। तो ये संतुलन बनाते कैसे हैं? हम क्या करते हैं, परमाणुओं की गिनती बराबर करने के लिए सूत्रों के आगे नंबर लगाते हैं। इन नंबर्स को गुणांक कहते हैं, कोएफिशिएंट्स। सूत्र के अंदर कुछ नहीं बदलते। अच्छा। जैसे Mg+O2 में, MgO में दाईं तरफ ऑक्सीजन कम है, तो हम MgO के आगे 2 लगा देते हैं, Mg+O2 to 2MgO। ठीक है। अब ऑक्सीजन तो दोनों तरफ 2 हो गए, लेकिन अब दाईं तरफ मैग्नीशियम Mg भी 2 हो गए, तो अब बाईं तरफ Mg के आगे भी 2 लगा देते हैं। 2Mg+O2 to 2MgO। हाँ, अब बराबर हो गया। हाँ, अब देखिए दोनों तरफ 2Mg परमाणु और 2O परमाणु है, हो गया संतुलित। इसी तरह थोड़ी कोशिश और गिनती के बाद किताब में दी गई लोहे और भाप वाली थोड़ी जटिल अभिक्रिया है, Fe+H2O to Fe3O4+H2। हाँ, वो देखी थी। उसका संतुलित समीकरण बनता है 3Fe+4H2O to Fe3O4+4H2। सिद्धांत वही है, हिट एंड ट्रायल से दोनों तरफ हर तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर करना। क्या इन समीकरणों से हमें और भी कुछ पता चल सकता है? सिर्फ ये नहीं कि क्या बना और कितना? हाँ, हम इन्हें और ज्यादा जानकारी देने वाला बना सकते हैं, इन्फॉर्मेटिव। कैसे? हम बता सकते हैं कि अभिकारक और उत्पाद ठोस है यानी सॉलिड S, या द्रव है लिक्विड L, या गैस है गैस G, या फिर पानी में घुले हुए हैं यानी जलीय विलयन एक्वस AQ है। अच्छा। जैसे लोहे वाली संतुलित अभिक्रिया को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3Fe+4H2OG goes to Fe3O4S+4H2G। यहाँ H2O के साथ G लिखने का मतलब है कि पानी को गैस यानी भाप के रूप में इस्तेमाल किया गया था, न कि तरल पानी। ये तो काफी जानकारी जुड़ गई। और अगर अभिक्रिया किसी खास तापमान या दबाव पर होती हो, या किसी उत्प्रेरक कैटलिस्ट की जरूरत हो, तो वो जानकारी भी हम तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिख सकते हैं। जैसे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, फोटोसिंथेसिस, हाँ, उसके समीकरण में तीर के ऊपर सूर्य का प्रकाश और नीचे क्लोरोफिल लिखा जाता है, क्योंकि इनके बिना वो अभिक्रिया हो ही नहीं सकती। चलिए अब ये समझते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रियाएं कितने तरह की होती हों। पहला प्रकार बताया गया है संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से तो लग रहा है इसमें कुछ जुड़ता होगा। हाँ, एकदम सही अंदाजा। संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक मतलब रिएक्टेंट्स आपस में जुड़कर सिर्फ एक उत्पाद बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट। अच्छा, एक ही? हाँ, जैसे बिना भुजा चूना कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जो कि एक सफेद ठोस होता है। जब उसे पानी H2O में मिलाया जाता है तो बुझा हुआ चूना बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, और साथ में काफी गर्मी भी निकलती है। समीकरण है CaOS + H2OL रोटो CaOH2AQ + ऊष्मा। अच्छा, किताब में लिखा है कि इसी भुजे हुए चूने से दीवारों पर सफेदी होती है, और ये भी कि सफेदी के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक कैसे आ जाती है। हाँ, होता ये है कि दीवार पर लगा ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 हवा के कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से धीरे धीरे बात करता है, मतलब अभिक्रिया करता है। हाँ, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली सख्त परत बना लेता है। इसी CaCO3 की परत से वो चमक आती है। अरे वाह! और मजे की बात यह है कि संगमरमर मार्बल का रासायनिक सूत्र भी यही CaCO3 है। क्या बात है! हाँ, कोयले का जलना C+O2 to CO2 या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बनना 2H2+O2 2H2O भी संयोजन अभिक्रिया के ही उदाहरण है, क्योंकि दोनों में 2 चीजें मिलकर एक बन रही हैं। आपने कहा कि चूने और पानी की अभिक्रिया में गर्मी निकलती है। हाँ, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा यानी गर्मी भी बाहर निकलती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब बाहर? हाँ, एक्सो मतलब बाहर, थर्मिक मतलब गर्मी, तो गर्मी बाहर निकलती है। चूने वाली अभिक्रिया इसका एक उदाहरण है। घरों में जलने वाली प्राकृतिक गैस मीथेन CH4, उसका जलना भी ऊष्माक्षेपी है। CH4 + 2O2 to CO2 + 2H2O + ऊर्जा। अरे, किताब में लिखा है श्वसन, मतलब हम जो सांस लेते हैं वो भी ऊष्माक्षेपी है, मतलब हम असल में गर्मी पैदा कर रहे होते हैं। ये तो सोचा ही नहीं था। बिल्कुल, श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। हम जो खाना खाते हैं उसमें ग्लूकोज होता है,
C6H12O6। ये हमारी कोशिकाओं में, सेल्स में ऑक्सीजन के साथ मिलकर टूटता है और हमें ऊर्जा देता है, एनर्जी। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनते हैं। समीकरण है C6H12O6 + 6O2 to 6CO2 + 6H2O प्लस ऊर्जा। इसी ऊर्जा से हमारे सारे काम होते हैं। अच्छा। यहाँ तक कि जो गीला कचरा होता है, सब्जियों के छिलके, पत्तियां, जब वो सड़कर खाद बनती हैं, कंपोस्ट, तो वो प्रक्रिया भी गर्मी छोड़ती है, यानी ऊष्माक्षेपी है। ठीक है, संयोजन में चीजें जुड़ती हैं और गर्मी निकल सकती है, ऊष्माक्षेपी। इसका उल्टा क्या होगा? उल्टा है वियोजन अभिक्रिया, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन मतलब टूटना। हाँ, इसमें एक अकेला अभिकारक, सिंगल रिएक्टेंट, टूटकर दो या दो से ज्यादा सरल उत्पाद बनाता है, सिंपल प्रोडक्ट्स। ये संयोजन का ठीक उल्टा है। लेकिन किसी चीज को तोड़ने के लिए ऊर्जा लगानी पड़ती है ना? हाँ, ये तो है। ये ऊर्जा गर्मी यानी ऊष्मा के रूप में हो सकती है, या बिजली यानी विद्युत के रूप में, या फिर रोशनी यानी प्रकाश के रूप में। अच्छा, तो पहले ऊष्मा से टूटने के उदाहरण देखते हैं। ऊष्मीय वियोजन। सही, ऊष्मीय वियोजन, थर्मल डीकॉम्पोजिशन। जैसे फेरस सल्फेट के हरे क्रिस्टल होते हैं, FeSO4, अगर उन्हें गर्म करें तो वो टूटकर फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 बनाते हैं, जो भूरे रंग का ठोस होता है। ओके। साथ में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 गैसें निकलती हैं। 2FeSO4 S gives Fe2O3S plus SO2G plus SO3G। इसमें सल्फर की एक अजीब सी जलने जैसी गंध भी आती है। बिजली या रोशनी से टूटना। बिजली से पानी को उसके तत्वों हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन O2 गैसों में तोड़ा जा सकता है। 2H2OL रोए 2H2G plus O2G। इसे पानी का वैद्युत अपघटन कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा। इसमें एक मजेदार बात यह है कि हाइड्रोजन गैस हमेशा ऑक्सीजन से दुगनी मात्रा में बनती है। दुगनी क्यों? क्योंकि पानी के अणु H2O में हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का एक ही होता है ना। हाँ, सही बात। अच्छा, जिन अभिक्रियाओं में टूटने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है या लगती है, उन्हें क्या कहते हैं? जैसे वियोजन में लगी। जिनमें ऊष्मा सोखी जाती है, मतलब सिस्टम ठंडा हो जाता है या हमें बाहर से गर्मी देनी पड़ती है, उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो मतलब अंदर? हाँ, एंडो मतलब अंदर, तो गर्मी अंदर सोखी जाती है। ज्यादातर वियोजन अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी होती हैं, क्योंकि उन्हें तोड़ने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है। जुड़ सकती हैं संयोजन, टूट सकती हैं वियोजन। क्या ऐसा भी होता है कि कोई एक तत्व दूसरे को उसकी जगह से हटा दे? अगला प्रकार है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब किसी को धक्का देकर उसकी जगह लेना। बिल्कुल, यही मतलब है। विस्थापन अभिक्रिया में एक ज्यादा क्रियाशील, मोर रिएक्टिव तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक, उसके कंपाउंड के घोल में से हटाकर खुद उसकी जगह ले लेता है। अच्छा, कैसे? जैसे किताब की एक्टिविटी है, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले घोल में डालना। हाँ, उसमें पूछा भी गया है कि कील का रंग भूरा और घोल का नीला रंग हल्का क्यों हो जाता है? हाँ, तो होता यह है कि लोहा Fe जो है वो तांबे Cu से ज्यादा क्रियाशील है, ज्यादा रिएक्टिव है। ओके, तो वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को धक्का मारकर बाहर निकाल देता है और खुद सल्फेट के साथ जुड़कर आयरन सल्फेट बना लेता है। अच्छा। अब जो कॉपर बाहर निकला वो बेघर होकर कहाँ जाए? वो लोहे की कील पर जम जाता है, इसलिए कील भूरी दिखने लगती है। और क्योंकि घोल का नीला रंग कॉपर सल्फेट की वजह से था और अब वो आयरन सल्फेट बन गया जो हल्का हरा या रंगहीन सा होता है, तो घोल का नीला रंग फीका पड़ जाता है, मलिन हो जाता है। समझ गया। अभिक्रिया ये है FeS plus CuSO4Aq is equal to FeSO4Aq plus CuS। विस्थापन समझ आया, एक हटाता है दूसरे को। अब ये द्वि विस्थापन क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट, इसमें दो लोग हटाए जाते हैं क्या? अब कह सकते हैं कि इसमें अदला बदली होती है, पार्टनर्स एक्सचेंज। अच्छा। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आयन मतलब चार्ज वाले परमाणु या समूह। ओके। जैसे एक और एक्टिविटी है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड BaCl2 के घोलों को मिलाना। दोनों रंगीन होते हैं, पानी जैसे। तो क्या होता है मिलाने पर? जैसे ही मिलते हैं तुरंत एक सफेद ठोस पदार्थ बनता है जो घुलता नहीं, नीचे बैठ जाता है, दही जैसा। अरे वाह! ये अवक्षेप है, प्रेसिपिटेट।
यहाँ बेरियम सल्फेट BaSO4 का सफेद अवक्षेप बनता है। हुआ ये कि सोडियम Na+ का साथी था सल्फेट SO4 नेगेटिव और बेरियम Ba2+ का साथी था क्लोराइड Cl-। मिलने पर बेरियम ने सल्फेट को लपक लिया, BaSO4 बना, और सोडियम ने क्लोराइड को NaCl यानी नमक बना। NaCl पानी में घुल जाता है पर BaSO4 नहीं घुलता, इसलिए वो ठोस बनकर अलग हो गया। अच्छा, ये हुई अदला बदली। बिल्कुल। अभिक्रिया Na2SO4Aq प्लस BaCl2Aq इक्वल्स BaSO4S प्लस 2NaClAq। ऐसी अभिक्रियाओं को अवक्षेपण अभिक्रिया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इनमें अवक्षेप बनता है। अब आते हैं उन दो शब्दों पर जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं, उपचयन ऑक्सीडेशन और अपचयन रिडक्शन। अब ध्यान दीजिए, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है या उससे हाइड्रोजन निकलती है तो हम कहते हैं उसका उपचयन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन। ठीक है। हाँ, ऑक्सीजन हट गई, तो जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन हटती है या उसमें हाइड्रोजन जुड़ती है तो कहते हैं उसका अपचयन हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ऑक्सीजन का हटना अपचयन। ठीक। हाँ, यहाँ कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ। अच्छा, तो दूसरी अभिक्रिया CuO प्लस H2 से Cu प्लस H2O में दोनों चीजें हुई, एक से ऑक्सीजन हटी दूसरे में जुड़ी पानी बनने के लिए। बिल्कुल सही पकड़ा। CuO का अपचयन हुआ, ऑक्सीजन हटी, और H2 का उपचयन हुआ, ऑक्सीजन जुड़ी। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन और अपचयन साथ साथ होते हैं उन्हें उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। रेडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स। हाँ, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन से बना है रेडॉक्स। ये हमेशा साथ ही होती है। अगर कोई चीज ऑक्सीजन दे रही है, अपचयित हो रही है, तो कोई दूसरी उससे ले रही होगी, उपचयित हो रही होगी। संक्षेप में याद रखने के लिए, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना उपचयन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जोड़ना अपचयन रिडक्शन। ये उपचयन अपचयन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे प्रभावित करता है? इसके कुछ असर होते हैं क्या? हाँ, इसके दो बहुत आम असर हम रोज देखते हैं। पहला है संक्षारण, कोरोजन। कोरोजन मतलब वो जंग लगना। हाँ, जंग लगना इसका सबसे आम उदाहरण है। जब कोई धातु, खासकर लोहा, अपने आसपास की नमी, हवा में पानी, हवा यानी ऑक्सीजन या कभी कभी अम्ल यानी एसिड के संपर्क में आती है तो धीरे धीरे खराब होने लगती है। उसकी सतह पर ऑक्साइड या सल्फाइड की परत बन जाती है। लोहे पर जंग लगना, भूरे रंग की परत, संक्षारण है। दूसरा असर है विकृत गंधिता, रैंसिडिटी। रैंसिडिटी ये क्या है? तेल या वसा वाली खाने की चीजें जैसे चिप्स, नमकीन, मेवे या रखा हुआ तला हुआ खाना जब हवा के संपर्क में ज्यादा देर तक रहते हैं तो उनमें जो तेल या वसा होती है ना, हाँ, उसका हवा की ऑक्सीजन से उपचयन हो जाता है, ऑक्सीडेशन। इससे उनका स्वाद और गंध बिगड़ जाते हैं, वो बासी या तेल चढ़े हुए से लगते हैं। ओहो, तब ये पुराने रखे चिप्स या नमकीन का स्वाद अजीब हो जाता है। हाँ बिल्कुल, इसी को विकृत गंधिता कहते हैं। तो आज हमने रासायनिक अभिक्रियाओं और समीकरणों की इस दुनिया में काफी कुछ देखा और समझा। हमने जाना कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उसे कैसे पहचानते हैं, अवस्था, रंग, गैस या तापमान में बदलाव से, और फिर उसे लिखना सीखा। पहले शब्द समीकरण, फिर रासायनिक सूत्र इस्तेमाल करके समीकरण बनाना, और सबसे जरूरी उसे संतुलित करना। हाँ, और हमने अभिक्रियाओं के मुख्य प्रकारों को भी समझा, कैसे चीजें जुड़ती हैं, संयोजन, कैसे टूटती हैं वियोजन, ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत की मदद से, कैसे एक तत्व दूसरे को हटाता है, विस्थापन, कैसे आयनों की अदला बदली होती है, द्विविस्थापन, और कैसे ऑक्सीजन का लेना देना होता है, यानी उपचयन अपचयन या रिडॉक्स अभिक्रियाएं। साथ ही ये भी देखा कि रिडॉक्स का असर हमारी जिंदगी में संक्षारण और विकृत गंधिता के रूप में कैसे पड़ता है। वाकई ये सब जानना बहुत दिलचस्प है। खास हमारे श्रोताओं को रासायनिक अभिक्रियाओं की ये पड़ताल उपयोगी लगी होगी और सोचने पर मजबूर करने वाली भी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।